हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। अभी आप देख रहे हैं चैनल बुद्धि ज्ञान। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अगर जीएस जीके की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इस चैनल बुद्धि ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम भी आपके लिए जीके जीएस के विभिन्न मुद्दों को किताबी भाषा से हटकर आपके लिए सरल एवं सहज भाषा में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल बुद्धि ज्ञान को रेगुलर देखा करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, आप और हम मिलकर आइए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की चर्चा करते हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बना एक कानून की आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बना कोई भी कानून होगा, उसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लॉज 4, 5, 6 और 7 से होगा। इस कानून के अंतर्गत इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बने कानून के बारे में कुछ दो चार बातें आप अवश्य रूप से जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि किसी को भी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो देश में उसका एक कानून का होना आवश्यक है। उस कानून के अंतर्गत किसी को भी कम से कम 3 महीना तक तो गिरफ्तार कर जेल में रखा ही जा सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा दिनों तक उसे गिरफ्तार कर जेल में रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। इस रिकमेंडेशन जैसे ही एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन होता है कि इस व्यक्ति को देश के हित में, देश के सुरक्षा और संप्रभुता के हित में इसको अधिक दिनों तक के लिए जेल में रखा जा सकता है, तब उस व्यक्ति को 3 महीना से ज़्यादा दिनों के लिए जेल में रखा जा सकता है। पहली बात कि एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के जजेस या तो सिटिंग या तो रिटायर होंगे या हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत उसमें हो, यानी योग्यता उनमें हो। ये होते हैं एडवाइजरी बोर्ड में। दोस्तों, ये सब तो बातें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बने कानून के बारे में दो चार बातें आपको अवश्य रूप से जाननी होगी। आइए चर्चा करते हैं मीसा की, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जिसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का रख रखाव 1971 कहते हैं। यूँ तो यह कानून श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1971 में बनाया गया, लेकिन लोग देश के इस कानून के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए 75 में, यानी 1975 के समय में। दोस्तों, अगर मीसा को अच्छी तरह समझना है तो आपको थोड़ा सा देश में आपातकाल जिस समय लागू हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी जिस समय देश में लागू की गई थी, उसके बारे में भी थोड़ा समझना होगा। हमारे देश में इमरजेंसी लागू करने के लिए देश में संविधान के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक के आर्टिकल के बारे में इसकी वर्णन दी गई है। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत राज्य में इमरजेंसी लगाया जाता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 360 भी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही कानून है। ऐसे तो 353, 354, 358, 359 सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 359 की। तो आइए दोस्तों, मीसा को समझते हैं इमरजेंसी के द्वारा। 25 जून 1975 के रात देश में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद महोदय के द्वारा आदेश दिया गया कि देश में इमरजेंसी घोषित की जाती है। आर्टिकल 352 के तहत देश में इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया।
दोस्तों, उस समय कानून के अंतर्गत अगर जैसे ही 352 इम्पोज होता था, वैसे ही आर्टिकल 358 एक्टिव हो जाता था, यानी अनुच्छेद 358 अपने आप एक्टिवेट हो जाता था। और जैसे ही आर्टिकल 358 एक्टिवेट होता है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत दिए गए सभी लोगों के बुनियादी स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है। याद होगा आपको, भाषण देने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिना शस्त्र के एकत्र होने की आज़ादी, संघ और यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में आबाद निर्बाध संचरण करने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने और बस जाने की आज़ादी, देश में रोजगार व्यवसाय करने की आज़ादी, ये सब जितनी भी आज़ादी हैं वो सब आज़ादी आर्टिकल 358 के तहत वो एक्टिव होते ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत दी गई ये सभी आज़ादी सस्पेंड हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो आर्टिकल 359 के तहत एक आदेश निकालकर ये भी बता सकते हैं कि इस इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स के और कौन कौन से आर्टिकल निलंबित रहेंगे। 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज किया गया देश में। 27 जून 1975 को हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक आदेश निकाला गया और यह बताया गया कि देश में इमरजेंसी घोषित है और इसके तहत फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये तीनों आर्टिकल जो हैं भी सस्पेंड रहेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 352 को लागू होते हैं 358 आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही 358 एक्टिवेट होता है तो फंडामेंटल राइट्स के तहत दिए गए लोगों के बुनियादी अधिकार के अंतर्गत ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत दिए गए सभी बुनियादी अधिकार जो है, स्वतंत्रता जो है, सस्पेंड कर दिए गए। साथ ही लोगों के समानता के अधिकार को भी माने कि सस्पेंड कर दिया गया कि आप समानता के अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की मांग को लेकर आप किसी भी तरह का मांग आप नहीं मांग सकते हैं, या तो आप सरकार से नहीं मांग सकते हैं और न ही इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही सरकार ने, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने यह भी आदेश निकाला कि आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति इस सभी कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लेकर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं अब मीसा के भयावता को। या तो यूट्यूब एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बना एक कानून, सिंपल कानून था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान लोगों के सभी राइट्स को कर्टेल कर दिया गया और कह दिया गया कि इमरजेंसी के दौरान जितने भी लोग इस कानून के तहत जेल में बंद किए गए हैं उन सभी लोगों का आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत उनका जितना भी जो बुनियादी स्वतंत्रता दी गई है वो सब सभी समाप्त कर दिए गए। आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया गया। यानी जो जेल में जो भी लोग बंद थे उन लोगों को बाहर आने की सारी जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कह दिया गया राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अपने रिहाई के लिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत नहीं जा सकते हैं। यानी 226 के तहत यह मांग नहीं कर सकते हैं कि हुजूर हमें बचाया जाए या हमें छुड़ाया जाए। हैबियस कॉर्पस के तहत कोई भी रिट अपील नहीं कर सकते हैं, दायर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो लोग जेल में बंद थे, लाखों लोग जेल में जो बंद थे, सभी ने एक पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, एक अपील की हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के देश के उस समय में सभी कोर्टों में, यानी हाई कोर्ट
देश के 9 हाई कोर्टों में यह मुकदमा दायर किया गया कि हुजूर हमें इससे रिहाई कराया जाए और हमें बचाया जाए। तब हाई कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 14 सस्पेंड है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सस्पेंड है, आर्टिकल 21 सस्पेंड है, आर्टिकल 22 सस्पेंड है। फिर भी एक देश में कानून एक और बचता है, उसके अंतर्गत तो इसकी सुनवाई की ही जा सकती है। वह कानून है नेचुरल लॉ या कॉमन लॉ। जिस देश में दोस्तों जुडिशरी सुप्रीमेसी होती है, उस देश में जैसे यूएसए में नेचुरल लॉ लागू है। नेचुरल लॉ के तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता है, उसकी रिहाई होनी चाहिए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देखी कि ऐसा ना कि कोई हाई कोर्ट जो है कोई आदेश पारित कर दे, उन्होंने मीसा में ही संशोधन कर दिया और मीसा में संशोधन करके मीसा में 4 संशोधन किए गए। एक तो आपातकाल के पहले की गई, लेकिन 3 संशोधन आपातकाल के दौरान ही कर दी गई और इसमें जोड़ा गया मीसा के सेक्शन 16A, 17A और 18A को 16A के तहत कहा गया कि इस कानून के तहत जो भी गिरफ्तार किए गए उनका जो इस कानून का प्रयोग जो है सामान्य से हटकर की जाएगी, यानी इसको सामान्य प्रयोगों से अलग हटकर इसको माना जाएगा। साथ ही दोस्तों 17A के तहत तो हद ही कर दी। 17A के तहत यह जोड़ा गया कि जिस किसी को भी इस कानून की मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उनको 3 महीना से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन के, और कम से कम 2 साल तक उनको रखा जा सकता है। साथ ही सेक्शन 18 के अंतर्गत उसमें यह कहा गया कि पर्सनल लिबर्टी का अधिकार जो है न तो नेचुरल लॉ से मिलेगा न ही कॉमन लॉ से मिलेगा, वह तो केवल और सिर्फ केवल आर्टिकल 21 से ही मिलेगा दोस्तों। और इन हाई कोर्ट के सुनवाई के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी ये प्रक्रिया सही है कि नहीं, यानी लॉ के द्वारा प्रक्रिया जो सही अपनाई गई है कि नहीं, यही इसकी विवेचना करना था। उस समय देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे A.N. रे। 5 विद्वान जजों की कमेटी गठित हो गई। उन कमेटी में सबसे पहला नाम था जस्टिस A.N. रे का, जस्टिस हंसराज खन्ना का, जस्टिस M.H. बेग का, जस्टिस P.N. भगवती का और जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ का। ये सभी विद्वान एवं सीनियर मोस्ट जज हमारे देश के थे। इन 5 जजों की एक कमेटी बैठी और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि देखा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत इन सभी लोगों की गिरफ्तारी सही है कि नहीं, यानी जो भी लोग को गिरफ्तार किया गया लॉ की प्रक्रिया को पालना की गई है कि नहीं, सभी प्रोसीजर को एडप्ट किया गया है कि नहीं। और कोर्ट का अंतिम फैसला आया कि जितने भी लोग इस कानून के अंतर्गत जेल में बंद किए गए हैं वो सभी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत सही पाए गए और सभी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो सही अच्छी तरह से कानून का पालना करके इन लोगों को बंद किया गया है। यह था हेवियस कॉर्पस के तहत दी गई डिसीजन। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेवियस कॉर्पस के तहत दी गई डिसीजन हमारे देश के संविधान के ऊपर एक कलंक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, मीसा के अंतर्गत जितने भी लोग जेल में बंद थे वो सब 21 महीने के बाद
जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस कानून को समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को देश जेल से रिहाई की गई। दोस्तों, यह कानून इतनी भयावह है कि इस कानून के तहत देश में एक इतने बड़े जन आंदोलन को पैदा किया गया और सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार को भी पलट कर रख दिया गया। उसी समय देश में आई जनता पार्टी की सरकार। तो दोस्तों, यह मीसा कानून आपके लिए डिटेल में बनाया गया। आप कितना समझ पाए या आप अपना फीडबैक के द्वारा कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।